Karnataka set question paper 2024 education subject. In this session, we are going to discuss question number 76 to 100. So the first question of this session is Krathwohl effective domain focuses on option receiving, responding, valuing, organizing and characterizing. Receiving, valuing, organizing, responding and characterizing. Responding, valuing, characterizing, organizing, and receiving, valuing, responding, characterizing, organizing, and receiving. So the answer of this question is option one, that is receiving, responding, valuing, organizing, and characterizing. This is the characterizing here spelling mistake. Yeah, a characterizing का थोड़ा सा spelling mistake है. Okay, this is the actual sequence of Krathwohl affective domain. Affective domain receiving, responding, valuing, organizing, and characterizing. देखिए कि अगर हम देखिए ब्लूम टेक्सोनोमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है तो वहाँ आपको मिल जाएंगे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. ओके, अगर हम लोग नॉलेज को दिखे तो यहाँ ये जो रहे ये एकदम लोअर लेवल रहता है और यहाँ हम क्या करते हैं कि नोज टर्म, स्पेसिफिक फैक्ट, रूल्स, ट्रेंड, कैटेगरीज, क्राइटेरिया, मेथड, ये सब का जो नॉलेज है हो गया उसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं और इसी को हम लोग किस तरह से असेस करते हैं. नेम, लेवल, डिफाइन, स्टेट, क्या दिस आर द की वर्ड ऑफ नॉलेज. जो कॉग्निटिव लेवल का कॉग्निटिव डोमेन का जो नॉलेज है उसी को एसेस करने के लिए हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तब नेम, लेवल, डिफाइन, स्टेट, रिकॉग्नाइज, लिस्ट, रिकॉल, आइडेंटिफाई, इस तरह का जो टर्म है उसी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं. नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन का बात करें तो ट्रांसलेट, उसके बाद पैराफ्रेजेस कम्युनिकेशन, इंटरप्रेट, समराइजेस एंड एक्सप्लेन रिलेशनशिप, एक्सट्रापोलेट फ्रॉम गिवन डाटा. इस तरह का चीज हमको कॉम्प्रिहेंशन में देखने के लिए मिलता है और इसके लिए जब क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं तो वो क्वेश्चंस में एक्सप्लेन, क्लासिफाई, समराइज, एक्सट्रापोलेट, इंटरप्रेट, कन्वर्ट, इस तरह का टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. एप्लीकेशन का बात करें तो कितना दूर तक एक कंसेप्ट को हम अप्लाई कर पा रहे हैं, प्रिंसिपल, रूल्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, प्रोसीजर हो गया, इसी को हम लोग यहाँ देखते हैं और इसके लिए कैलकुलेट, सॉल्व, प्लान, कंस्ट्रक्ट, यूज, प्रिपेयर, प्रेडिक्ट, डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई, इस तरह का वर्ड को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. नेक्स्ट एनालिसिस को अगर हम दिखे तो यहाँ एलिमेंट का जो एनालिसिस उसी को करते हैं. रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स को देखते हैं. एनालिसिस कनेक्शन करते हैं. रिलेशनशिप और अरेंजमेंट के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और इसके लिए जो क्वेश्चन का जो कीवर्ड रहता है वो है कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, इन्फर, एक्सप्लेन, इस तरह का जो टर्म है उसी को यूज करके हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. नेक्स्ट सिंथेसिस. सिंथेसिस जो है प्रोड्यूस न्यू अरेंजमेंट और न्यू रिजल्ट. ओके, इसके लिए कंपोज, ओरिजिनेट, डिजाइन, क्रिएट, ये इसका कीवर्ड है. अगर हम दिखें तो एवेल्युएशन का तो यह हम लोग क्या करते हैं कि जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया एंड एविडेंस और इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर में जो यूज करते हैं हम टर्म जैसे कि एफराइज, आर्ग्यू, इवेल्युएट, क्रिटिसाइज, एसेस, डिस्क्रिमिनेट. ओके, तो ये था ब्लूम का जो कॉग्निटिव डोमेन है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, उसी का कॉग्निटिव, रेस्पेक्टिव कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड जो की टर्मिनोलॉजीज है जिसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ताकि ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसी को हम लोग मेजर कर सके और एसेस कर सके. अगर हम लोग साइकोमोटर डोमेन का बात करें तो पहले देखते हैं कि देखिए कॉग्निटिव मॉडल का, कॉग्निटिव डोमेन का जब बात करते हैं वो ब्लूम का ही है, लेकिन साइकोमोटर का बात जब करते हैं तो इसको डावेज हो गया, डावे दिए थे और इनके हिसाब से जो लेवल है वो कौन कौन सा, इंटीमेट, मैनिपुलेट, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, न्यूट्रलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन. हो गया, इंटीमेट, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन.
अगर हम लोग इसी का जो साइकोलॉजिकल एबिलिटी है इसी को अगर देखें, तो इंटीमेट में क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं दूसरे का जो बिहेवियर को, और उसी को कॉपी करते हैं। ओके। और हम लोग फिर में इमिटेट करने का मतलब करके उसी का जैसे करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके। और इसी को एसेस करने के लिए हम वो जो इम्पर्सनेट, कॉपी, मिमिक, इमिटेट, रिपीट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, रिप्रोड्यूस, इस तरह का की टर्म यूज करके हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। मैनिपुलेट को अगर हम देखें तो ये एक तरह का एबिलिटी है जहाँ की हम लोग क्या करते हैं, टू परफॉर्म स्किल बाय परफॉर्मिंग द इंस्ट्रक्शन। ओके। कि वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। और इसके लिए ये क्वेश्चन पेपर में हम लोग फॉलो, डेमोन्स्ट्रेट, परफॉर्म्स, एग्जीक्यूट, प्रेजेंट, इस तरह का कीवर्ड को यूज करते हैं। प्रिसीजन का बात करें तो ये एक तरह का एबिलिटी है टू परफॉर्म स्किल विथ मिनिमल एरर एंड मोर प्रिसीजन, कि कितना हम लोग मिनिमम, बहुत कम एरर कर पा रहे हैं और कितना दूर तक हम लोग प्रिसाइज कर पा रहे हैं। ओके। स्मूथ और एक्यूरेट वे में। तो इसके लिए परफॉर्म स्किलफुली, प्रोफिशिएंट एंड बिकम एक्सपर्ट, इस तरह का जो कीवर्ड है, टर्म है, उसी को हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। और ये प्रिसीजन्स को हम लोग प्रिसीजन्स वाला एबिलिटी को एसेस करते हैं। आर्टिकुलेशंस का बात करें तो ये एक तरह का एबिलिटी है जिसी के थ्रू कि हम सॉल्व करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ओके। स्किल टू फिट न्यू रिक्वायरमेंट, कि जो नया रिक्वायरमेंट आता है उसी के लिए हम हमारा जो स्किल है उसी में कुछ चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। और इसके लिए एडाप्ट, रिवाइज, एडजस्ट, रिवाइज, कस्टमाइज, इस तरह का जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम यूज करते हैं। नेचुरलाइजेशंस का बात करें तो ये एक तरह का एबिलिटी है जिसके थ्रू की क्या होता है, टू परफॉर्म द स्किल विदाउट थिंकिंग। हो गया कि बिना सोचे समझे कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं उसी को हम लोग नेचुरल कैसे परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। इसके लिए हम लोग फ्लॉलेस और परफेक्ट इस तरह का जो टर्म यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये था साइको मोटर डोमेन, डाफे इसको दिए थे। इंटीमेट, मैनिपुलेट, प्रेसिजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, इसी का लेवल डिफरेंट लेवल है। अगर हम लोग इफेक्टिव डोमेन का बात करें जिसको क्रैथहोल टेक्सोनोमी बोला भी जाता है, क्योंकि क्रैथहोल जो है ये इसको दिए थे, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड वैल्यू कॉम्प्लेक्स, इसी का लेवल रहता है। रिसीविंग में यहाँ हम लोग अवेयर एंड सेंसिटिव टू सर्टेन आइडियाज एंड अटेंटिव टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। ओके। कि हम लोग यहाँ अवेयर रहते हैं और सेंसिटिव रहते हैं टू सर्टेन आइडियाज एंड अटेंटिव टू समथिंग। हो गया कि कुछ आइडियाज और कुछ चीज़ें रहता है एनवायरनमेंट में, उसके लिए हम लोग अटेंटिव रहते हैं। ओके। और इसके लिए लोकेट, नेम, आस्क, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, इस तरह का टर्म यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। रेस्पॉन्डिंग को जब दिखते हैं तो ये एक तरह का एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब हम लोग को दिखना चाहते हैं, शोइंग इंटरेस्ट एंड विलिंगनेस। हो गया ये इसका एबिलिटीज है। इसके लिए कंप्लाइजेस, वॉलंटियर्स, परफॉर्म, प्रेजेंट, इस तरह का जो टर्म है, कीवर्ड है, इसी को यूज करके हम लोग इसको क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। वैल्यूइंग का बात करें तो वैल्यूइंग एंड एंडराइजिंग सर्टेन आइडियाज, शोइंग एंड एक्सेप्टिंग सम कमिटमेंट टू सर्टेन बिलीफ, इसके लिए हम लोग सपोर्ट, डिफेंड, अलाइन, जस्टिफाइज, इस तरह का टर्म यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अंडरस्टैंडिंग अदर वैल्यूज एंड ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू हार्मोनी। ओके। इसके लिए कंबाइन, अरेंजेस, एक्सप्लेन, मॉडिफाइज, ऑब्जर्व, इस तरह का टर्म यूज करते हैं। वैल्यू कॉम्प्लेक्स का जो एबिलिटी है वो क्या है, हैविंग हिज ओन वैल्यू सिस्टम एंड टू एक्ट कंसिस्टेंटली, इसके लिए प्रैक्टिसाइजेस, यूजेस, डिस्प्ले, इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। अगर हम लोग गैगने को देखिए और गेने को देखिए, उनका जो 9 इवेंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से कि हर एक एग्जाम्स में आज का डेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। गेन अटेंशन, टेल्स लर्नर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, रिकल्स प्रायर नॉलेज, प्रेजेंट कंटेंट एंड लर्निंग मटेरियल, ऑफर गाइडेंस एंड हेल्प, elicit the learning by demonstrating it, providing feedback on performance, assess performance, give feedback and reward,
एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू अदर कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये जो है ये इंस्ट्रक्शनल इवेंट है कहने का, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होलिस्टिक रेटिंग स्केल assess several dimensions together, views of the final product as a set of interrelated tasks contributing to the whole. One score provides an overall impression of ability on any given product. All of the above. So the answer of this question is all of the above. कि अगर हम देखिए क्वेश्चन को, तो एक होलिस्टिक स्केल जो है वो किसी को एसेस करता है। ऑप्शन में दिया था क्या, सेवरल डायमेंशन टुगेदर। हाँ, यहाँ हम लोग एक होलिस्टिक रेटिंग स्केल में बहुत सारे डायमेंशन को एक साथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। व्यूज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट आज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड टास्क कंट्रीब्यूटिंग टू द होल। ओके, कि हाँ यहाँ क्या होता है कि हम एक फाइनल प्रोडक्ट जो है उसी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट जो है वन स्कोर प्रोवाइड एन ओवरऑल इम्प्रेशन। हाँ, कि किसी का एबिलिटी को लेकर हम लोग एक स्कोर प्रोवाइड करते हैं जो कि उसका ओवरऑल इम्प्रेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। रेटिंग स्केल को अगर हम देखिए, ये रेटिंग स्केल जो है ये एक तरह का मेथड है, और जिसी के थ्रू की क्या किया जाता है कि रेटर असाइन करता है वैल्यू। ओके, आप भी बहुत बार देखे होंगे कि आज का डेट में तो हम लोग हर एक चीज में रेट करने के लिए बोला जा रहा है। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो वो लास्ट में बोल देता है कि नहीं, आप मेरे साथ जो बात की है आप 1 to लेकर 10 के अंदर आप रेट कर सकते हैं। हो गया, आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर रहे हैं या अमेजन में शॉपिंग कर रहे हैं और कहाँ भी शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ रेट करने के लिए चला आता है। हो गया, तो रेट मतलब क्या है कि आप एक तरह का वैल्यू असाइन करना आपका एक्सपीरियंस को, और वो दूसरा something numeric to the rated objective as a measure of something rated attribute। रेटिंग स्केल को अगर हम देखिए तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन असेसमेंट किया जाता है। कोई भी पर्सन को दूसरा पर्सन क्या करता है कि वो ऑब्जर्व करके वो रेट करता है। अगर हम लोग इसका टाइप्स का बात करें तो डेस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल रहता है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल रहता है, ग्राफिक रेटिंग स्केल रहता है, कंपैरेटिव रेटिंग स्केल रहता है। प्रिंसिपल का बात किया जाए तो ये एक डायरेक्ट रिलेटेड रहता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ। और यहाँ क्या रहता है, नीड टू बी कन्फाइंड टू परफॉर्म इट कैन बी ऑब्जर्व। और यहाँ जो कन्फाइंड परफॉर्म जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्लियरली डिफाइन द स्पेसिफिक ट्रेड और मोड ऑफ बिहेवियर। हाँ, जो स्पेसिफिक ट्रेड है हम लोग उसी को क्लियरली डिफाइन करते हैं, और जो मोड ऑफ बिहेवियर है उसी को भी हम लोग क्लियरली डिफाइन करते हैं। अलाउ सम स्पेस इन द रेटिंग स्केल कार्ड फॉर द रेटर टू गिव सप्लीमेंटरी रिमार्क। ओके, और जो कुछ स्पेस देते हैं वो रेटर के लिए ताकि वो कुछ सप्लीमेंटरी रिमार्क अगर उसका पास है तो वो दे सके। और हम लोग 3 से लेकर 7 रेटिंग पोजीशन जो है उसी को ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं। देयर शुड बी प्रोविजन टू ओमिट आइटम द टीचर फील अनक्वालिफाइड टू जज। हो गया, कि ऐसे भी प्रोविजन रहता है कि अगर कुछ चीज लग रहा है उसको कि नहीं ये अनक्वालिफाइड है और क्वालिफाइड नहीं है जज करना, तो उसको ओमिट किया जा सकता है रेटिंग स्केल में। अगर हम लोग गैलोय, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इन गैलोय सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन द एनकरेजिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग आर द पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन, verbal interaction, indirect interaction, non-verbal interaction. So the answer of this question is option 4, that is non-verbal interaction. आप लोग को पता ही है जो गैलोय थे वो एक इंटरेक्शन एनालिसिस दिए थे। ओके, इंटरेक्शन एनालिसिस दिए थे, और इनका जो इंटरेक्शन एनालिसिस था वो फ्लांडर का इंटरेक्शन एनालिसिस से कंप्लीट अलग था, क्योंकि गैलोय जो थे ये ज़्यादातर एम्फासाइज किए थे किसी के ऊपर, नॉन वर्बल इंटरेक्शंस जो है इसी के ऊपर वो एम्फासाइज किए थे। और ये जो एनकरेजिंग और रेस्ट्रिक्टिंग जो है ये दोनों को भी ये उनका इंटरेक्शन का एक पार्ट में रखे थे। अगर हम देखिए तो ये गैलोय का जो इंटरेक्शंस एनालिसिस है वो चार्ल्स गैलोय डेवलप किए थे। ओके, और ये एक तरह का टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसी के थ्रू की हम लोग क्या करते हैं कि टीचर को ट्रेन कर पाते हैं कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग
स्कोप में उसको कैसे उसका डेवलपमेंट हो सके उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। और यहाँ इंटरेक्शन फ्लांडर का जैसे कुछ बेसिक कैटेगरीज हमको देखने के लिए मिलता है। ओके, बेसिक कैटेगरीज हमको देखने के लिए मिलता है वर्बल नॉन वर्बल दोनों के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर ये फोकस करता है नॉन वर्बल के ऊपर। अगर हम देखिए तीन तरह का जो इंटरेक्शंस हमको देखने के लिए मिलता है, मेजर सेक्शन, टीचर टक, स्टूडेंट तक, साइलेंस और कन्फ्यूजन। ओके, जो कि हमको फ्लांडर इंटरेक्शन एनालिसिस में मिल जाएगा। अगर हम लोग देखिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनकरेजिंग रेस्ट्रिक्टिंग, ये दो तरह का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को वर्बल वो बोल रहे थे और एनकरेजिंग रेस्ट्रिक्टिंग को नॉन वर्बल बोल रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर कौन कौन सा चीज आ रहा था? एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग, फ्रेज और एनकरेजमेंट, यूज स्टूडेंट आइडिया, आस्क क्वेश्चन, lecturing gives information, giving direction, criticizing or justifying authority, student talk response और initiation, silence and confusion। ये सारे के सारे क्या था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारवाल, जो कि जैसे कोई भारवाल का पार्ट माना जा रहा था। लेकिन हम लोग एनकरेजिंग और रेस्ट्रिक्टिंग को देखिए, जिसको नॉन भारवाल माना जाता था, तो एक्सेप्टिंग और डिफरेंसिंग। ओके, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है? एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग, लेकिन नॉन वर्बल में अगर देखिए तो एक्सेप्टेंस और इंडिफरेंस। दूसरा वाला फ्रेज एंड एनकरेजमेंट, लेकिन यहाँ क्या है? कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट, ये मिल जाता है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट एंड परफेक्शनरी, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, रेस्पॉन्सिव एंड अनरेस्पॉन्सिव, इन्वॉल्व्स एंड डिसमिस, रिसिप्टिव एंड अटेंटिव। ओके, फिल्म एंड हार्स और हार्स, कंफर्ट ऑफ डिस्ट्रेस। तो इस तरह से चीजें हमको नॉन वर्बल और वर्बल के अंदर मिल जाएगा। अगर हम लोग गैलेज का जो सुपरविजन सिस्टम देखें, इसको IDER भी बोला जाता है। क्या? IDER भी बोला जाता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ओके, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एनकरेजिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग। ओके, तो इस तरह से इसको IDER सिस्टम भी बोला जाता है। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसको कौन दिए थे? गैलोवे ही दिए थे। और इनका जो इंटरेक्शन है वो वर्बल के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्बल इंटरेक्शन आता है, और दूसरा वाला इनडायरेक्ट वर्बल इंटरेक्शन आता है। और नॉन वर्बल में कौन कौन सा आता है? कि इनकरेजिंग और रेस्ट्रिक्टिंग, इस तरह से आता है। देखिए ये जो है इनडायरेक्ट वर्बल इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट वर्बल इंस्ट्रक्शन, एनकरेजिंग, नॉन वर्बल इंटरेक्टिंग, रेस्ट्रिक्टिंग, नॉन वर्बल इंटरेक्टिंग, इस तरह का चीजें हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग देखिए तो इसका जो टीचर तक, स्टूडेंट अगर तक और साइलेंस रहता है तो रहता है एक्सेप्टिंग, वो एकदम सेम टू सेम फ्रेंडर का जैसे रहता है यहाँ। नेक्स्ट, which of the following is the main assumption of Charles Galloway's system of observation? Option: verbal training should be enriched. Verbal communication is the adequate phase of teaching learning process. Non-verbal events do not matter much in the classroom. Non-verbal communications can be more effective during interaction in the classroom. ओके, कि इनमें से कौन सा एक मेन एजम्पशन है गैलेज सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन का? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। ओके, ये जो है ये क्या है कि ये चार्ल्स गैलो का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसी का मेन एजम्पशन है। अगर हम लोग एजम्पशन का बात करें इंटरेक्शन एनालिसिस का, जो फास्ट आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाय ए टीचर हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन क्लासरूम इंटरेक्शन, कि एक क्लासरूम इंटरेक्शन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टीचर का बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आज वन कैन नॉट सी व्हेन ही और सी बिहेव, फीडबैक इज नेसेसरी फॉर द बिहेवियर। हाँ, कि आज वन कैन नॉट सी, कि एक खुद को नहीं दिख सकता है, इसके लिए उसको फीडबैक जो है वो बहुत नेसेसरी बन जाता है किसी भी बिहेवियर के लिए। द नॉन वर्बल क्यूज आर इम्पोर्टेंट आज दे कैन रीइंफोर्स एंड मोटिवेट ए स्टूडेंट। नॉन वर्बल क्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं? मोटिवेट और रीइंफोर्स किसी को, स्टूडेंट को करना चाहते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। कोई भी इंटरेक्शन क्लासरूम में जब चल रहा है तब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव बन जाता है। बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ द नॉन वर्बल इवेंट्स occurring around us, one can achieve a better understanding of himself। कि
जब कोई नॉन वर्बल जो इवेंट्स चल रहा है उसका आसपास, उसके लिए उसके ऊपर वो जब अवेयर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि जो अंडरस्टैंडिंग है उसका वो बहुत बेटर हो जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ टीचर एनहांस द एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन टीचर, कि जब हम लोग टीचर को ट्रेन करते हैं तब उसका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है टीचर का वो एनहांस हो जाता है। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द टीचर। ओके, कि अगर हम लोग देखिए ये सिस्टम जो है वो क्या करता है कि जो टीचर है उसी का बिहेवियर को चेंज कर देता है। इन ए नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन वर्बल कम्युनिकेशन इज फ्री डोमिनेंट, कि अगर हम एक नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन में देखिए तो ये वर्बल कम्युनिकेशन प्री डोमिनेंट रहता है। द वर्बल स्टेटमेंट ऑफ ए टीचर कंसिस्टेंट विथ हिज नॉन वर्बल गेस्चर एंड इनफैक्ट हिज टोटल बिहेवियर, कि हाँ, कि जब कोई टीचर वर्बली कुछ बोल रहा है तो उसका जो नॉन वर्बल गेस्चर है उसी के साथ अलाइन रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। ओके, द टीचर exert a great deal of influence on the pupil. This type of teacher behavior has a significant impact of the behavior of student. In the teaching process, the relationship between student and teacher is critical. The role of classroom climate is crucial for learning process. So these are the assessment assumption of Galloway's interaction analysis. Next, match the column. Memory level model, understanding level model, reflective level model, theory of andragogy. Malcolm, Charles, Harvard, Morrison, Embig, and Hart. So the answer of this question is option two. That is, memory level model is related to Harvard. Understanding levels model related to Morrison. Reflective level model related to Hart, Big and Hart, and theory of एंड्रागोगी इज रिलेटेड टू मालकम चार्ल्स। कि देखिए, जब हम लोग मेमोरी लेवल्स का बात करते हैं तो ये हार्वर्ड जो थे वो उसको दिए थे। अंडरस्टैंडिंग का जब बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग को दिए थे हमारा मोरिसन दिए थे। रिफ्लेक्टिव का बात करते हैं तो पीए एंड हार्ट दिए थे। और आप लोग को पता है मालकम चार्ल्स जो है वो तो फादर ऑफ एंड्रागोगी भी है। अगर हम लोग हर्बर्ट का जो मेमोरी लेवल उसको दिखे तो ये एक तरह का टीचिंग मॉडल्स जिसको कि फ्रेडरिक हर्बर्ट डेवलप किए थे। और ये मेमोराइजेशन और रिकलिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादातर क्या कर रहा था कि एम्फसाइज करता था। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैपिचुलेशन, इसी का ये स्टेप था। हो गया, फास्ट प्रिपेयर, प्रेजेंट, एसोसिएट, जनरलाइज, एप्लीकेशन, रिकैपिचुलेशन। अगर मॉरिसन्स का जो मॉडल है उसको अगर हम देखें तो ये अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड के ऊपर ज़्यादातर एम्फसाइज कर रहा था। ओके, और यहाँ जो स्टेप है वो क्या क्या है? एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसाइटेशन। क्या? पहले एक्सप्लोर करना, उसके बाद प्रेजेंट करना, उसके बाद एसिमिलेट करना, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना और उसके बाद रिसाइट करना। ओके, बिग और हंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर एम्फसाइज किए थे। ओके, और इसी को इसीलिए हम लोग इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग और एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग भी हम बोलते हैं। और अगर मालकम्स का देखिए तो इनका जो थ्योरी है उसको क्या बोला जाता है? एडल्ट लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है। और इनका जो थ्योरी है वो एम्फसाइज करता है किसी किसी के ऊपर सेल्फ डायरेक्शन, रेलिवेंस, एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इंटरनल मोटिवेशन के ऊपर एम्फसाइज करता है। प्रिंसिपल को अगर हम देखें एंड्रागोगी का वो है तो रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्न, लर्निंग, सेल्फ concept, motivation to learn, adult learner experience, auto didacticisms. Okay, so these are the principle of andragogy. Next, which one of the following is not a feature of the traditional form of organization? Option: fairly stiff pyramid, non-adherence to the chain of command, emphasis on top-down directives, formalized cross-cultural communication. So the answer of this question is option 2, that is non-adherence to the chain command. Educational administration is a process of option utilizing the appropriate resources for the development, documentation, record keeping, and inspection, manage activities of educational institution, planning, organizing, directing, and controlling.
So the answer of this question is option 3, that is manage activities of एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम देखें तो ये एक प्रोसेस है जहाँ की एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एक्टिविटीज है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल? ओके, सी के प्रहलाद, डब्ल्यू ई डेमिंग, W.A. Seward, and P.D. Crosby. So the answer of this question is option 3, that is W.A. Seward. अगर हम लोग देखिए डेमिंग को तो इनको फादर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट माना जाता है। W.A. Seward को अगर हम देखिए इनको तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स माना जाता है, और इनको वो फ्लांडो चेक एक्ट जो है इसी का ये जो साइकिल है इसी का भी इनको फादर माना जाता है, क्योंकि ये ही प्लान डू चेक एक्ट, ओके, ये इसको क्या किए थे कि इंट्रोड्यूस किए थे। और जो जीरो डिफेक्ट है उसी को इंट्रोड्यूस किए थे फिलिप क्रॉस्बी। उनका एक फोक था एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, वहाँ वो मेंशन किए थे जीरो डिफेक्ट के बारे में। तो याद रखना चाहिए, डेमिंग क्वालिटी मैनेजमेंट, सीओआर क्वालिटी कंट्रोल, प्लान डू एक्ट चेक एक्ट, और जीरो डिफेक्ट Philip Crosby. Next, leadership can be denoted by the following: dominance, forced-out, dominance, discendence, dominance, following, dominance, repression. So the answer of this question is option 3, that is dominance, following. In which type of leadership do learners postpone decision whenever possible? Laissez-faire leadership, democratic leadership, autocratic leadership, easygoing leadership. So the answer of this question is option 1, that is laissez-faire leadership. Next, Amajita column, 3-dimensional model, managerial grid, contingency model, situational leadership. List 2, Hersey Blanchard, Feldier, Bill Riden, Black and Morton. So the answer of this question is option 2, that is 3-dimensional model is given by रिडन इसको इसीलिए रिडन 3-डायमेंशनल मॉडल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अगर मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी को देखे तो इसको ब्लैक एंड मॉर्टन दिए थे, ब्लैक एंड मॉर्टन मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी माना जाता है। सी को कंटीजेंसी को देखे तो जो हमारा फेडलर है उनको क्या बोला जाता है कि कंटीजेंसी थ्योरी वो दिए थे, फेडलर कंटीजेंसी थ्योरी हम लोग को बोलते हैं। उसके बाद सिचुएशनल थ्योरी के जैसे हर्से एंड ब्लांचार्ड सिचुएशनल थ्योरी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ द 3-स्टेप मॉडल ऑफ चेंज मैनेजमेंट? मोरर, लिविन, जेपी कोटर, जेसन लिटिल। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कुट लेविन जो थे वो क्या किए थे, ये 3-स्टेप मॉडल जो चेंज मॉडल जो है उसको दिए थे। मैच द कॉलम, JIT जस्ट इन टाइम, फोकायोका, डेमिंग साइकिल, 6 सिग्मा। ऑप्शन 2, डीलिंग विथ ह्यूमन एरर, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फ्लांडो स्टडी एक्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज जस्ट इन टाइम, इज रिलेटेड टू इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फोकायोका, क्वालिटी कंट्रोल, डेमिंग साइकिल, डू प्लान डू स्टडी एंड एक्ट। ओके, कौन सा है? डेमिंग जो थे वो दिए थे प्लान डू चेक और स्टडी एंड एक्ट। ओके, चेक एंड एक्ट भी इसको माना जाता है, इसको डेमिंग साइकिल भी बोला जाता है। 6 सिग्मा जो है इसको क्वालिटी कंट्रोल जो है इसी के ऊपर ध्यान दिए थे, और 6 सिग्मा का बात जब आता है तब हम लोग याद करते हैं कि किनको याद करते हैं हम लोग क्वालिटी कंट्रोल सीवेट को। नेक्स्ट, अगर हम दिखे तो स्टेटमेंट 1, द क्रिटिकल पाथ ऑफ पार्ट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क। स्टेटमेंट 2, एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ हैव 0 slack time. Answer of this question is option 4, that is statement 1 is false but statement 2 is true. देखिए कि यहाँ जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है। द क्रिटिकल पाथ ऑफ पार्ट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क। ये क्रिटिकल पाथ जो है पार्ट का ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करता है, इंडिकेट करता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है।
which of the following principle of management explain that each activities with the same objectives must have one head and one class? ओके, कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का वो एक्सप्लेन करता है कि दैट ईच एक्टिविटीज विथ द सेम ऑब्जेक्टिव, जितना भी एक्टिविटीज का जो ऑब्जेक्टिव सेम है उनको एक ही हेड के अंदर रखना चाहिए और उसके लिए उनका एक ही प्लान बनाना चाहिए. स्केलर चेन, unity of command, unity of direction, authority and responsibility. So the answer of this question is option 3, that is unity of direction. क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ये प्रिंसिपल का जो एक मैनेजमेंट है इसी के अंदर ये आता है. UNCRPD is an abbreviation of United Nations Convention on Right of Person with Disability, United Nations Concession of the Rehabilitation Policy of Disability, United Nations Curriculum Research Person of Disabilities, United Nations Right of Person with Disability. So answer of this question is option 1, that is United Nations Convention on the Right of Person with Disabilities. Find out the term odd and out given below: disability, dyscalculia, dyslexia, dysphagia. So the answer of this question is 1, that is disability. Disability एक अलग चीज है, लेकिन disability के अंदर ये सब चीज आता है. To regulate the training policies and program in the field of rehabilitation of persons with disability, to promote research in rehabilitation and spent education. So the answer of this question is both statements are true. The primary characteristic of children with dyslexia include attention deficit disorder, divergent thinking, fluency in reading, inability to read fluently, engaging in repetitive locomotor action. So the answer of this question is option 3, that is inability to read fluency. Locomotor disability pose challenges to option learn and display skill of problem solving, understand verbal communication, execute distinctive activities associated with shifting of object, participate in games based on concentration. So the answer of this question is option 3, that is execute distinctive activities associated with shifting of object. देखिए लोकोमोटर और डिजाबिलिटी के बारे में बोला जा रहा है. तो यहाँ जो हमारा लोकोमोशन है जैसे कि हैंड लेग ये सब का मूवमेंट बहुत दिक्कत होता है. तो इसीलिए यहाँ क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो शिफ्टिंग हो गया वो कर नहीं पाता है, तो उसी के ऊपर ये एम्फसाइज करता है, चैलेंज फेस करता है. Fear mediated strategies are classroom wide fear tutoring, fear support arrangement, lunch bunches. So the answer of this question is 1, 2, 3. तीनों से तीनों क्या है कि peer mediated strategy है. Classroom wide fear tutoring, fear support arrangement, lunch bunches. What is teaching diverse learner? More inclusive method, general method, learner centered method, teacher centered method. So the answer of this question is option 1, that is more inclusive method. Effective teaching strategies for accommodating diverse learner is universal design of learning, translation method of teaching, individualized method of teaching, program learning. So the answer of this question is option 1, that is universal design for learning. Technology can be applied to support diverse student population through adaptive learning, ICT learning, blended learning, web-based learning. So the answer of this question is option 1, that is adaptive learning. The issue and challenges in the implementation of inclusive education are negative attitude of parent, lack of good transportation facility, poor collaboration of the local community. Option answer of this question is option 4, that is ABC. It means ये तीनों से तीनों क्या है कि ये इशू एंड चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड इंक्लूसिव, ये सारे के सारे इशू एंड चैलेंजेस है.